नमस्ते, मैं विनय। अपनी पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को समझा था, जिसमें रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था हमने। अब हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक है, जो 1.1 में समझाया जाता है, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लेमा एक ग्रीक वर्ड है और एल्गोरिथम भी एक ग्रीक वर्ड है। लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट। मतलब एक पहले से प्रूफ स्टेटमेंट जिसका इस्तेमाल करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे रैशनल नंबर हमने पढ़ा, वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये एक स्टेटमेंट है। इसके थ्रू हम अगर कहें इरेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, उसे लेमा कहेंगे। लेमा यानी कि एक तरीके से एक थ्योरम है, थ्योरम को ही हम लेमा कह सकते हैं। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब डिवीजन के लिए कोई स्टेटमेंट जो यूक्लिड ने दिया। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा पहली बार बताया था। इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। सेम वही डिवीजन मतलब डिवाइड के लिए जो स्टेप्स रूल होते हैं, और ये रूल्स किसने दिए? ये यूक्लिड ने दिए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है 13 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स में 12 आता है और रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहले जब हमने 13 को डिवाइड किया, यहाँ पे 4 लिखा, 3 4 जा 12 और दोनों को माइनस करके यहाँ रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल किया, यही स्टेप्स एल्गोरिथम है। डिवीजन के लिए जो एल्गोरिथम का हमने इस्तेमाल किया वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी ये तो हम पहले से जानते हैं। इसमें ये डिविडेंड, ये डिवीजर, 4 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर है। अब हमें पता है डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। अगर इसको इससे समझें तो 13 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी डिविडेंड इक्वल डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इस डिविडेंड की जगह ए लिखूं, डिवीजर की जगह बी लूं, क्वोशिएंट की जगह क्यू और रिमाइंडर की जगह आर लूं, तो फाइनली मेरे पास आएगा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। आर जैसा कि हमें पता है ये रिमाइंडर है। क्या ये रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो सकता है? तो हमें पता है रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होते, यानी आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इक्वल टू का क्या मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी आर जो है वो 0 से बड़ा है और छोटा है बी से। बी मतलब मैं यहां कहूं, अगर मान लो यहां 4 रिमाइंडर आया, तो क्या हम इसको 3 से फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसका मतलब ये आर हमेशा बी से छोटा होगा, यानी ये 1 3 से छोटा है। तो हमारे पास ये दो बातें आई, जिसमें ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए इक्वल बी क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी।
ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे उसमें। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। पहले हम HCF को समझते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक एग्जांपल जो हमने ये लिया है इसी से समझते हैं। हमने छोटी क्लासेस में भी HCF निकालना सीखा था। अगर मैं 16 की बात करूं, 16 को के फैक्टर अगर मैं देखूं तो 1 2 4 8 16, ये 16 के फैक्टर हैं। सॉरी ये 28 था। 28 के फैक्टर देखूं तो 1 2 4 7 14 और 28, ये 28 के फैक्टर हैं। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब फैक्टर्स की बात हो गई, ये फैक्टर्स हैं। इनमें कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर क्या है? 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 4 कॉमन फैक्टर है। क्या और भी कुछ कॉमन फैक्टर है? तो नहीं, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की गई है, तो HCF इक्वल होगा 4, जहां पे 1 2 4 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, 28 जो बड़ा है उसे अंदर लिखना है, 16 जो छोटा है उसे बाहर लिखना है। हमें पता है 1 टाइम्स में 16 माइनस करेंगे 12 आएगा। यहां पे ये याद रखना है, क्या 16 ने 28 को डिवाइड कर दिया? नहीं, क्योंकि 16 ने 28 को डिवाइड नहीं किया, तो हम यहाँ पे 16 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 12 को 16 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 12 बचेगा, रिमाइंडर 4। सेम दोबारा, क्या 12 ने 16 को डिवाइड कर दिया? नहीं, रिमाइंडर 4 बचा। यानी अब हम 12 को डिवाइड करेंगे। ये याद रखने का तरीका होता है, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है, और 4 ने 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। यहां पे ये HCF होगा। इसका मतलब HCF ऑफ 16 एंड 28 इक्वल 4 आंसर। एक बार दोबारा इसको समझते हैं। हमने 16 और 28 को में HCF निकालना है। 28 को अंदर रखेंगे, 16 को बाहर रखेंगे। 1 टाइम्स में 16, दोनों को माइनस करेंगे 12 आएगा। 12 क्योंकि 16 ने 28 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया, तो अब हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। 16 लिखने के बाद 12 को जब 16 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब हम 12 को डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया, यानी 4 ने 12 को डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे HCF 16 और 28 का 4 आ गया। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालने का तरीका ये होता है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल करते हैं जो NCERT में पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और ये है पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सेम वही, जो बड़ा है उसे अंदर लिखेंगे, जो छोटा है उसे बाहर लिखेंगे। 1 टाइम्स में 135, अगर दोनों को माइनस करें हम तो 0 9 90 आया। क्या 135 ने 225 को पूरी तरीके से डिवाइड किया? नहीं। तो अब हम 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स में 90 और रिमाइंडर आया 45। यहां पे
35 को 90 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 45 आया। क्या 90 ने 135 को पूरी तरीके से डिवाइड किया? तो नहीं। अब हम यहाँ पे 90 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में 90, यानी 45 ने 90 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल 45। तो इस तरीके से हमारे पास HCF आया। यह है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF फाइंड करना। अब क्वेश्चन थर्ड, 38220 और 196। यहाँ पे 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे ज्यादा आएगा। 392 आएगा, तो इसका मतलब हम इसको 1 से करेंगे 196। अब दोनों को माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6 बचा, 1 इधर चला गया 17 में से 9 गया 8 बचा, 1 इधर चला गया 2 में से 1 गया 1 बचा। अब ऊपर से यहां से हम 2 उतारेंगे। अब 196 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 आएगा। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं 1960 होगा, और ये थोड़ा ही कम है, यानी हम इसको 9 से करेंगे। 9 से करने पे 9 6 54 4, 9 9 81 81 और 5 86, 9 1 9 9 और 8 17। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8 बचा, एक इधर और इधर 15 में से 6 गया 9 बचा, और ऊपर से आया 0। अब यहाँ पे 0 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा? मे बी 5 से करके देखते हैं। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 का 0, 5 9 45 3 48, 5 1 5, 5 and 4 9। ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। क्या 196 ने 38220 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया? तो हाँ, तो HCF ऑफ 196, 38220 is 196। अब आपके पास NCERT 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 2 पार्ट करा दिए, तीसरा आप खुद कोशिश करना। ये था हमारा HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q and 2q plus 1 where 2q is even and 2q plus 1 is odd number। इसको करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 4 5 6, अगर इन नंबर्स को मैं लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं, यानी ये 2q प्लस 1 हो सकता है। अगर मैं इसको लिखूं 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, यानी ये 2q है। ये 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, यानी ये 2q प्लस 1 है। ये 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0, यानी ये 2q है। मैंने हमेशा देखा कंटिन्यूसली अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो या तो 2q प्लस 1 आ रहा है या तो 2q आ रहा है, ऐसा हमेशा। तो अब ये तो हमने एग्जाम्पल से समझा, या तो 2q आ रहा है या 2q प्लस 1 आ रहा है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का तरीका क्या है? हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा,
यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें ये प्रूफ करना है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल बी क्यू प्लस आर एंड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, ऐसा हमें पता है। अगर मैं इस कंडीशन में लेट करूं, लेट B इक्वल टू, अगर मैंने B को 2 लेट कर लिया तो इसके हिसाब से R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 हो जाएगा। अगर मैं R इसके हिसाब से देखूं तो वो 0 हो सकता है, R 1 हो सकता है, लेकिन R 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 से कम होगा। यहां पे R या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, विच इम्प्लॉइज A इक्वल, A कोई भी नंबर होगा उसमें पहले आएगा 2q प्लस 0 जो कि 2q हो जाएगा, और सेकंड आएगा A इक्वल 2q प्लस 1, मतलब एक बार रिमाइंडर हमने R 0 रखा और एक बार 1 रखा, इस हिसाब से 2q प्लस 1 और 2q आ गया। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये 2 से डिविजिबल है। यहां पे नाउ 2q इज डिविजिबल बाय 2, which implies it is even नंबर। सेकंड देखें तो 2q प्लस 1, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, विच इम्प्लॉइज इट इज ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर होगा। तो ये हमारे पास था यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें प्रूफ करना है एवरी पॉजिटिव इंटीजर 2q या 2q प्लस 1 ही होगा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो स्टार्ट करते हैं। यानी सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। हमें ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से करना है। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल BQ प्लस R, जैसा हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल BQ प्लस R एंड R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। हमें ये स्टेटमेंट पता है A इक्वल BQ प्लस R एंड R इज ग्रेटर देन 0 लेस देन B। अब यहाँ पे हमें लेट करना है B इक्वल 6। हमें 6 क्यों लेट करना है? यहाँ पे हमारे पास 2q प्लस 1 है, सॉरी 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। हमेशा 6 है इसलिए B हम 6 लेट कर लेंगे। अगर B 6 होगा यानी R 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। इसका मतलब R क्या क्या हो सकता है? R 0 हो सकता है, R 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। तो हमारे पास R 0 से बड़ा है और 0 है, 6 से छोटा है, तो R 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। यानी A इक्वल 6q प्लस 0 यानी 6q होगा। जैसा हमें पता है A इक्वल BQ प्लस R होता है, 6q प्लस 0 होगा पहली कंडीशन के हिसाब से।
दूसरी कंडीशन के हिसाब से 6q प्लस 1, जब रिमाइंडर 1 होगा तो 1 होगा। नेक्स्ट 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, यानी ये 6 कंडीशन आएगी। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब अगर हम इसको लिखें तो इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 2q यानी 3m लिख सकता हूं। सॉरी, सिक्स क्यू को हम 2 मल्टीप्लाई 3q लिख सकते हैं। 6q प्लस 2 को 2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको 2 कॉमन निकालेंगे तो 3q प्लस 2 लिख सकता हूं। यहां पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में से 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारे पास अब 2 कंडीशन आई इसमें, एक जिसमें 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा जिसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा। तो इनको अलग अलग लिखें तो नाउ 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, जिसमें से 2 कॉमन आ सकता है, आर पॉजिटिव इवन इंटीजर, जिसमें से 2 कॉमन आ सकता है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा। जिसमें से 2 कॉमन नहीं आता, मतलब 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सॉरी 3 एंड 6q प्लस 5, जिसमें से 2 कॉमन नहीं आता वो आर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स होंगे। तो हमारे पास था शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर कैन बी रिटन एज 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो फाइनली हमारे पास 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ, जिसमें एक इवन हुआ और एक ओड हुआ। हमें ओड पॉजिटिव इंटीजर देखना था, वो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है। हमें यही प्रूफ करना था जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से किया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4th। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन इज ईदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m, ध्यान से देखना, 3m एंड 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यहां बात की गई है स्क्वायर के, इसमें पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं की गई, यहां स्क्वायर की बात की गई है। तो ध्यान से देखना किस तरीके से होगा ये। हम अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल बी क्यू प्लस आर एंड r greater than equal to r greater than equal to 0 and less than b। इस केस में हम लेट करेंगे, लेट b इक्वल 3। अगर b 3 होगा तो r 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। इसका मतलब r क्या हो सकता है, r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यहाँ पे टोटल 3 केसेस बनेंगे, एक जब r 0 होगा, दूसरा जब r 1 होगा और फिर जब r 2 होगा। तो पहले केस
अगर हम पहले केस में देखें तो a इक्वल 3q प्लस 0, 0 इसलिए क्योंकि पहली बार रिमाइंडर 0 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों ही तरफ स्क्वायर करूं तो आएगा a स्क्वायर 3q स्क्वायर। इस स्क्वायर को मैं a स्क्वायर इक्वल 9q क्यूब स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a स्क्वायर इक्वल 3.3q स्क्वायर आएगा। यहां पे हम 3 मल्टीप्लाई m लिखेंगे, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, इसलिए हम इसको m लिख देंगे और यहां कहेंगे वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर। हमें जो m है वो 3q स्क्वायर हमने यहां पे रख दिया। नेक्स्ट कंडीशन, अगली कंडीशन में a इक्वल 3q प्लस 1 होगा, मतलब नेक्स्ट हमें अब रिमाइंडर लेना है 1। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a एंड b, याद आएगा। स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q होगा। 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? हमें 3 के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसमें से 3 अलग करेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बचेगा। सेम इसके बाद हम इसकी जगह m रखेंगे प्लस 1 और यहां लिखेंगे वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहां पे हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q की जगह m रखा, इसलिए m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में हमारे पास 3m आया था, दूसरी कंडीशन में हमारे पास 3m प्लस 1 आया, मतलब या तो 3m होगा या तो 3m प्लस 1। क्या होगा? स्क्वायर। देखो हमने इंटीजर्स को स्क्वायर किया, उसके बाद देखा क्या आया, 3m आया, 3m प्लस 1 आएगा। अब तीसरी आखिरी कंडीशन है, आखिरी कंडीशन में a इक्वल 3q प्लस 2 लेंगे, 3q प्लस 2 लेंगे। अब सेम इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। सही है। क्योंकि यहां होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगेगी 3q होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 3q प्लस 2। कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9q स्क्वायर 4, और ये मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q। यहां पे हम 9q स्क्वायर इसको पहले लिखेंगे, 12q इसको बाद में लिखेंगे, और ये जो 4 है ये सबसे लास्ट में जाएगा और 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1। क्या हम 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा? हमें 3 अलग करना है ना, 3 के मल्टीपल में चेंज करना है, इन तीनों में से 3 कॉमन निकालेंगे, आएगा 3। क्या बचा?
3q², ठीक है, प्लस 4q प्लस 1, हमारे पास ये आ गया, प्लस 1 जो ये एक्स्ट्रा 1 है वो यहां लिख दिया। क्या मैं इसकी जगह m लिख सकता हूं? तो हाँ, 3m प्लस 1, और यहां क्या लिखेंगे, वेयर m इक्वल 3q² प्लस 4q प्लस 1। m की वैल्यू यहां पे हमने जो जिसकी जगह m रखा, यहां पे वेयर m इक्वल 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों कंडीशन आई। पहले में क्या था, 3m, दूसरे में क्या था, 3m प्लस 1, और तीसरे में क्या है, 3m प्लस 1 दोबारा। यानी हमारे पास क्या प्रूफ करना था, 3m और 3m प्लस 1, क्या तीनों ही कंडीशन में या तो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि सभी स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होंगे। इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझें तो अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं, इसको मिटा दूं, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो अगर मैं 4 का क्यूब करूं, सॉरी स्क्वायर करूं, स्क्वायर की बात हो रही है, 4 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 16। 16 को मैं 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 लिख सकता हूं। 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, और 25 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, सही है। 6 का स्क्वायर करूं तो 36 आएगा, और इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 0 लिख सकता हूं। 3 एग्जाम्पल और लेते हैं। 7 का स्क्वायर करूं तो 49 आएगा, और इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 लिख सकता हूं। 8 का स्क्वायर करूं 64 आएगा, इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, 9 का स्क्वायर करूं 81 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 27 प्लस 0 लिख सकता हूं। अब इन सभी कंडीशंस को समझो, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर्स ही लिखे हैं मैंने? हाँ, हमें प्रूफ भी स्क्वायर ही करना था, हमने प्रूफ भी सभी को स्क्वायर करके ही किया था तीनों कंडीशन में। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर 16 है, हम 16 को 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी इसको मैं 3m प्लस 1 लिख सकता हूं। दूसरी कंडीशन यानी सेकंड, इससे नेक्स्ट वाला इंटीजर जब उसको स्क्वायर करते हैं तो आएगा 3m प्लस 1, दोबारा 3m प्लस 1 आ रहा है। अगर मैं इसको लिखूं तो 3m आ रहा है, क्योंकि प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए 3m आ रहा है। नेक्स्ट 3m प्लस 1 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 आ रहा है। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई m प्लस 1, और फाइनली 3 मल्टीप्लाई m प्लस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ही आपने देखा कि 3m प्लस 1 आ रहा है या फिर 3m आ रहा है। किसी भी स्क्वायर को अगर हम जिस फॉर्म में लिखेंगे या तो वो 3m प्लस 1 होगा या 3m होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है, आपको खुद से कोशिश करना। अगली एक्सरसाइज के लिए मैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।